बीजेपी के अंदर खाने से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बीजेपी ने 164 ऐसी सीटों की 2 कैटेगरी तैयार कर ली है, जहां 45 मंत्रियों को जी जान से जुटने के लिए कह दिया गया है। बीजेपी कमजोर सीटों पर सबसे ज्यादा जोर लगा रही है, क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी की 48 ऐसी सीटें थी जहां जीत का अंतर 2% से भी कम का था। इन सीटों पर विपक्षी गठबंधन अगर एक उम्मीदवार उतार देता है तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। वैसे भी इंडिया गठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग की बैठकों को लेकर चर्चा चल रही है कि 5 राज्यों की 188 सीटों पर तकरीबन फॉर्मूला तय हो चुका है, और अगर इन्हीं 188 सीटों पर भी विपक्ष बीजेपी से 1 to 1 फाइट कर ले तो बीजेपी के लिए 400 का टारगेट लोहे के चने चबाने जैसा हो सकता है। ऐसे में 164 सीटों पर बीजेपी की तैयारी को देखते हुए सवाल है कि क्या पीएम मोदी के विजय मंत्र के सामने इंडिया गठबंधन का तंत्र फेल हो जाएगा? क्या इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग में हो रही देरी का फायदा बीजेपी को मिलेगा? और जिस तरह यूपी में आज हुई बीजेपी की बैठक में नए वोटर्स के लिए खास रणनीति तैयार की गई है, तो क्या नए वोटरों के जरिए बीजेपी तीसरी बार मोदी सरकार का लक्ष्य पाने में कामयाब हो जाएगी? यूपी में पार्टी की बैठक हो या पश्चिम बंगाल में ईडी पर हमले के बहाने सड़क पर घमासान, इन दिनों बीजेपी का चुनावी प्लान अंदर से लेकर बाहर तक दिखने लगा है। बंगाल में सड़क पर बीजेपी का यह आक्रामक रुख बताता है कि 2024 के महासमर में विरोधी से टकराने के लिए बीजेपी किस स्तर तक तैयार है। और बीजेपी से हेड ऑन मुकाबले के लिए इंडिया गठबंधन भी तैयार है। रोज बैठकें हो रही हैं, सीटों पर तालमेल होने ही वाला है। पवार, उद्धव, केजरीवाल, अखिलेश, सबके दलों का फॉर्मूला तैयार हो रहा है। बस नीतीश कुमार, ममता बनर्जी से गठबंधन का फॉर्मूला तैयार नहीं हो पा रहा है। हालांकि बीजेपी ने अपना फॉर्मूला तैयार करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के हवाले से बीजेपी की अंदरूनी खबर है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले हफ्ते में बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा कर देगी। इसमें 164 से ज्यादा सीटें वैसी होंगी जहां आज तक बीजेपी कभी नहीं जीत पाई या बेहद कम अंतर से जीती है। इसके अलावा 31 अन्य सीटें भी हैं जहां बीजेपी ज्यादा मेहनत करने वाली है। सूत्रों की अगर माने तो बीजेपी आचार संहिता लगने से पहले जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी के पहले हफ्ते में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव के तर्ज पर इस बार भी बीजेपी अपनी पहली सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह के नामों का ऐलान कर सकती है। इसी पहली सूची में उन 164 सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो सकता है जहां पर या तो बीजेपी आज तक कभी जीती नहीं या फिर 2019 लोकसभा चुनाव में बेहद कम मार्जिन से जीत दर्ज की थी। इन 164 सीटों के लिए बीजेपी ने अलग तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई है। खबर यह भी है कि बीजेपी इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि पिछली बार 436 सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। सूत्रों के मुताबिक इस बार बीजेपी की योजना है कि कमजोर सीटों को बीजेपी ने करीब 80 सीटों की सी और डी कैटेगरी में बांटा है। मंत्रियों को इन सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी इस बार अधिक लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, क्योंकि पिछली बार की तुलना में बीजेपी के सहयोगी दलों में खासा कमी आई है। 2019 में बीजेपी ने पंजाब में श्रोमणी अकाली दल, बिहार में जेडीयू, महाराष्ट्र में शिवसेना और तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार बीजेपी इन प्रदेशों में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बीजेपी की ये तैयारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी के मुकाबले अन्य दलों की सीटों में 63 सीटों का ही फर्क था। इसमें भी बीजेपी ने 48 सीटें ऐसी जीती थी जहां जीत का प्रतिशत 2% से भी कम था। ऐसी तमाम सीटों पर बीजेपी इस बार खास तवज्जो दे रही है। मिसाल के तौर पर यूपी में रायबरेली, मैनपुरी, बिजनौर, सहारनपुर, संभल, मुरादाबाद, गाजीपुर, जौनपुर, रामपुर, आजमगढ़, नगीना, अमरोहा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, घोसी और लालगंज जैसी 16 सीटें होंगी। तो बिहार में नवादा, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, मुंगेर, गया, सुपौल जैसी सीटें होंगी। इसी तरह महाराष्ट्र में बारामती, बुल्ढाना, औरंगाबाद जैसी सीटें हैं, तो पंजाब में अमृतसर, आनंदपुर साहिब, बठिंडा और गुरदासपुर जैसी सीटों पर बीजेपी ज्यादा जोर लगाएगी।
उधर केरल में भी त्रिशूर, तन्नमतिट्टा और तिरुवनंतपुरम की सीट है, तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जैसी सीट भी है, जहां बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। इतना ही नहीं, खबर है कि इस बार 70 वर्ष से अधिक और 3 बार चुनाव जीत चुके नेताओं की सीटों पर नए चेहरे भी उतारे जाएंगे। इसके अलावा राज्यसभा में 2 टर्म पूरा कर चुके कुछ सांसदों को भी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि 2019 में 48 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी 0.2% से 1.91% के अंतर से ही जीत पाई थी। इसमें 27 सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर 1% से भी कम था। और अगर यही 48 सीटें इंडिया गठबंधन की एकता के कारण दूसरे खेमे में चली जाती है, तो बीजेपी के विजय की राह आसान नहीं रह पाएगी। वैसे भी इंडिया गठबंधन की बैठकों में अब तक जो खबर आ रही है, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली के 5 राज्यों की 188 सीटों पर तकरीबन सहमति बनने ही वाली है। फॉर्मूला कुछ ऐसा हो सकता है कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू 16-16 सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस लेफ्ट 8-8 सीटों पर। उधर महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी 20-20 सीटें मिल सकती है, जबकि एनसीपी और अन्य को 8 सीटें छोड़ी जाएंगी। दिल्ली की 7 सीटों में कांग्रेस 4 और आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर लड़ सकती है, तो पंजाब में कांग्रेस 7 और आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक फंसा हुआ है, लेकिन खबर है कि 26 जनवरी तक विपक्षी गठबंधन की सीट शेयरिंग क्लियर हो जाएगी। दिल्ली से पीयूष मिश्रा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। माना जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में बीजेपी अपने कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। खासतौर से पंजाब और राजधानी दिल्ली को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से बैठक होने वाली है। सीट बंटवारे पर कल फिर होगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक। आपको बता दें, खासतौर से 20 सीटें, जिनमें से 7 दिल्ली की हैं, 13 सीटें पंजाब की हैं, इनको लेकर पसोपेश की स्थिति दोनों ही पार्टियों के भीतर बनी हुई है। 13 में से 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार जीत हासिल की थी, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी जीती थी, जबकि राजधानी दिल्ली में दोनों ही पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया था। भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर विजय पताका फहराया था। ऐसे में किसको कितनी सीटें दी जाएं, इसको लेकर माथापच्ची लगातार जारी है। पंकज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे न्यूज रूम से। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि बैठकों पे बैठक का दौर जारी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। पंजाब, दिल्ली के अलावा क्या और भी राज्यों को लेकर बातचीत आगे बढ़ी है? क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है कल की बैठक को लेकर? देखिए, कल शाम को 6:30 बजे ये बैठक होगी और बैठक में आम आदमी पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो दिल्ली और पंजाब पर फोकस नहीं करेगी। दिल्ली और पंजाब के अलावा वो चाहती है कि गोवा, गुजरात और हरियाणा में भी सीट शेयरिंग हो। और पिछले दिनों जब हमारी बातचीत हो रही थी चित्रा आम आदमी पार्टी के नेताओं से, तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि पंजाब में तो वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं सीट शेयरिंग के लिए, लेकिन दिल्ली में वो चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दिल्ली में जो स्थिति रही है, चाहे वो 2014 के चुनाव की रही हो, चाहे वो साल 2019 के चुनाव की रही हो, बीजेपी ने ही जीत दर्ज की है। तो ये एक बड़ी टेंशन है इन दोनों ही दलों के लिए। राज्य में भले आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली है, लेकिन लोकसभा में सुपड़ा साफ रहा है। तो यही वजह है कि चर्चाएं चल रही है। और पिछले दिनों जब दिल्ली संयोजक से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि मीटिंग फिलहाल सकारात्मक है, डॉक्यूमेंट शेयर किए गए हैं, लेकिन कल क्या कुछ होगा, किन राज्यों पर कितनी सीट को लेकर बात होगी, इसका इंतजार रहेगा। फॉर्मूला क्या तय कर लिया जाएगा, इस पर लगातार पंकज जैन की नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश प्रताप सिंह से सीट शेयरिंग को लेकर जब सवाल पूछा गया, उनका क्या मिला जवाब, सुन लेते हैं। जो सीट शेयरिंग की बात की आपने, वो हम लोग सीट शेयरिंग करीब करीब रोजाना 2-3 राज्यों के हमारे गठबंधन साथियों से जो हमारी कमेटी है वो कर रही है। काफी एडवांस स्टेज पे पहुंच गया है। कल ही हम लोगों को बाकायदा बताया गया है, मतलब मीडिया को पार्टी ने ऑफिशियली बताया भी है कि मैक्सिमम स्टेट में एक कंसेंसस बन गया है। बहुत जल्द ही ये कंप्लीट भी हो जाएगा हमारा काम। दूसरी बात, ये चुनाव जो है, जो आप बार बार बीजेपी या कोई और लोग ये सवाल करते हैं कि हमारा पीएम कैंडिडेट कौन है, तो वो खड़गे जी भी बता चुके हैं कि चुनाव के बाद सांसद बैठ करके निर्णय लेंगे, चुने जाते हैं। क्योंकि ये चुनाव लोकसभा का है, लोकसभा के सदस्यों का है, न कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट का कोई चुनाव होता है।